वेलकम बैक टू यूपीएससी अखाड़ा। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? कुछ जनरल इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके अंदर जीडीपी, एनपी, एनडीपी, एनएनपी, ग्रोथ, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब। आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइस इंडिकेटर्स के बारे में, प्राइस इंडाइसिस के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ जो लास्ट क्लास से हैं। सबसे पहले ये बताओ कि पब्लिश कौन करता है? हु पब्लिश इकोनॉमिक सर्वे? सेकेंड थिंग, राजस्थान का जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस, इसके अंदर ग्रोथ क्या रही? तीसरा क्वेश्चन, जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अंदर कांस्टेंट प्राइसेस पे ग्रोथ क्या रही? फोर्थ क्वेश्चन, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड जीएसवीए में एग्रीकल्चर एट कांस्टेंट प्राइस का शेयर कितना परसेंट रहा? एंड लास्ट आप ये बताओ, पर कैपिटा इनकम ऑफ राजस्थान एट करंट प्राइसेस ये कितनी थी? अपनी कॉपी में इनके आंसर लिख के देखो आप, कितना याद है आपको। देखो, सबसे पहले ये पब्लिश कौन करता है? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस, इसकी ग्रोथ रेट क्या थी? 16.04%। एनएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, इसकी ग्रोथ रेट क्या थी? 8.11%। जीएसवे में हम तीनों सेक्टर की मतलब उसमें पार्टिसिपेशन परसेंटेज देखते हैं कि कितना उनका पार्टीशन है उसके अंदर। जीएसवीए में एग्रीकल्चर का हमने कांस्टेंट प्राइस पे कितना देखा था? 28.50। और जो पर कैपिटा इनकम है 2022-23 राजस्थान में करंट प्राइस पे वो कितनी है? 1,56,149, 1,56,149 रुपीज। तो ये आप रिवाइज करते रहें। अब हम चलते हैं आज की क्लास पे, जिसमें हमने लास्ट में ये देखा था ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें अलग अलग सेक्टर्स में कितना फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ 2021-22 में, ये हमने देखा। तो इसमें आप ध्यान रखें, नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे है कंस्ट्रक्शन, नंबर 2 पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग और थर्ड पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट अस स्टार्ट द प्राइस स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्लेशन के बारे में। देखो, आपने शुरुआत की क्लास में जाना कि दो इंडाइसिस हमारी कंट्री में है मेनली इन्फ्लेशन को नापने के लिए। पहला है सीपीआई, दूसरा है डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आप जानते हैं कि एक बास्केट होता है, उसके अंदर कुछ कमोडिटीज का प्राइस हम चेक करते हैं कि बेस ईयर से आज के साल में कितना इंक्रीज उसके अंदर या डिक्रीज उसके अंदर हुआ है। प्राइस इंडेक्स मेजर्स रिलेटिव चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज in a region during a given period of time. Consumer price index and wholesale price index are two important indices which measures the price at retail. Retail पे कौन करता है? CPI, and wholesale पे WPI। अब यहाँ आपको बात ध्यान रखने की ये है कि जो CPI है इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। इसके अंदर दोनों कौन से आते हैं? गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। एंड इट इज कैलकुलेटेड एट नेशनल लेवल। ये नेशनल लेवल पे कैलकुलेट होता है राजस्थान के लिए भी। दोनों मंथली लेवल पे कैलकुलेट किए जाते हैं। सीपीआई नेशनल लेवल पे ही कैलकुलेट होता है और जो डब्ल्यूपीआई है ये नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब राजस्थान अपना डब्ल्यूपीआई अलग से नापता है और नेशनल लेवल पे भी डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट किया जाता है। डब्ल्यूपीआई किसके लिए होता है? इंक्लूड्स गुड्स ओनली। डब्ल्यूपीआई में केवल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता। ये बातें आप ध्यान रखें। अब हम देखते हैं डब्ल्यूपीआई। सबसे पहले डब्ल्यूपीआई, इसमें जो ये सीपीआई है इसके फर्दर 4 सेक्शन है, 4 तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो डब्ल्यूपीआई सबसे पहले देखते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ राजस्थान। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है बेस ईयर 1999 और 2000, इसको हमने 100 माना। इसी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या बताया? 1999 से 2000। और इससे पहले अगर जो भी हम पिछली क्लासेस में
इंडिकेटर्स देख रहे थे उन सबका बेस ईयर क्या था, 2011-12। आप जीडीपी, एनडीपी, एनएसडीपी जो भी देख रहे थे उसमें बेस ईयर ये था। इसका बेस ईयर 1999-2000 है। इसको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, मेजर ग्रुप्स। पहला प्राइमरी आर्टिकल, दूसरा फ्यूल, पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट्स, और तीसरा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। प्राइमरी आर्टिकल में फर्दर क्या है, एग्रीकल्चर आर्टिकल हैं और मिनरल्स हैं। इसमें टोटल जो कमोडिटीज ली गई हैं वो है 154। 154 कमोडिटीज पे चेक किया जाता है कि कितना प्राइसेस इनके अंदर चेंजेस आए हैं। फिर इनको वेटेज दिया गया है कि प्राइमरी आर्टिकल्स इस 154 में कितने हैं, 75। फ्यूल, पावर, लाइट, लुब्रिकेंट ये कितने हैं, 10। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कितने हैं, 69। फिर इन तीनों को वेटेज दिया गया है। अगर टोटल बनाए हम 100%, इस बास्केट में 33.89% किसके हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स का वेट है। 16.26 किसका वेट है, फ्यूल, पावर, लुब्रिकेंट, लाइट्स। 49.85 किसका है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। इस हिसाब से देखें तो ऑल कमोडिटीज़ में 2022 के अंदर 385.45 ये होलसेल प्राइस इंडेक्स रहा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला हमने देख लिया था। प्राइस एट गिवन ईयर और प्राइस एट बेस ईयर इंटू 100। इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। आपने मेन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसमें 154 आर्टिकल्स होते हैं, इस तरह से इनका वेटेज है। बेस ईयर इसका 1999 और 2000 है। ये पॉसिबिलिटी कम है कि ये पूछा जाएगा कि 385.45 कमोडिटीज़ का होलसेल प्राइस कितना रहा। अब अगर देखें ग्रुप वाइज होलसेल प्राइस इंडेक्स वेरिएशन इन द स्टेट, कितना वेरिएशन हुआ पिछली साल के बजाय, कितना परसेंट इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ। तो अगेन बेस ईयर यही 1999 2000। मेजर ग्रुप्स जो हमने देखा अभी, प्राइमरी, फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ऑल कमोडिटीज़ के अंदर 2022 में ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लो आप, 6.12% इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को हमको मिला। ये दो बातें इसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए आपको ध्यान रखनी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, केवल गुड्स लिए जाते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स स्टेट और नेशनल लेवल दोनों पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 4 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल एरिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल एंड अर्बन कंबाइंड। 4 तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। बात करें इनके बेस ईयर की, तो बेस ईयर सीपीआई आईडब्ल्यू के लिए क्या है, बेस ईयर 2016 है। इसे कैलकुलेट कौन करता है, लेबर ब्यूरो शिमला, ये ऑफिस से कैलकुलेट करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, इसका बेस ईयर 1986-87 है, तो इसे भी लेबर ब्यूरो शिमला कैलकुलेट करता है। सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स के लिए भी बेस ईयर 1986-87 है और इसे भी लेबर ब्यूरो शिमला कैलकुलेट करता है। फाइनली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड के लिए बेस ईयर ध्यान रखें 2012 है और इसे कौन कैलकुलेट करता है, कुछ चेंज किया गया रिसेंटली 2016। अब देखो सीपीआई के लिए मैंने बताया नेशनल लेवल पे कैलकुलेट होता है, तो ऐसा नहीं है कि सब लोगों से जाके पूछे कि आपने जो सामान खरीदा उसमें कितनी महंगाई आपको मिली है। इसके लिए डेटा कलेक्शन किया जाता है और डेटा कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं इंडिया में, 88 डेटा कलेक्शन सेंटर। उसमें से राजस्थान में भी हैं। राजस्थान में कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। अलवर की जगह पहले अजमेर हुआ करता था, वो अब नहीं है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये सीपीआई को ही बेस बना के अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल और पॉलिसी मेकिंग करते हैं, गवर्नमेंट भी। तो इसने क्या बताया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये आपके आरएएस के प्री में पूछा भी गया है। इन्फ्लेशन को कितना रखना है, 4%, +2 -2, मतलब इन्फ्लेशन हेल्दी कब तक है, जब 2 से 6 की रेंज में ये रहे, 2 से
6 की रेंज में 2% से 6%। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक स्टैंडर्ड है कि इतना इसको कंट्रोल करके रखना है। अब हम आगे देखें, ग्रुप वाइज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबरर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो 2016 मैंने बताया, वो चेंज करके अभी 2016 कर रखा है, तो उसको याद रखें आप, बेस ईयर IW के लिए 2016। और इसमें ग्रुप्स क्या है, फूड बेवरेजेस ग्रुप्स, पान सुपारी टोबैको इंटॉक्सिकेंट, क्लोथिंग फुटवेयर ग्रुप, हाउसिंग ग्रुप, फ्यूल एंड लाइट और मिसलेनियस। तो 6 ग्रुप्स में इसको राजस्थान के अंदर डिवाइड कर रखा है। इसमें अलवर सेंटर के लिए ईयर 2022 में कितना था, 126.2। ये डेटा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने का नहीं है, आप ये ध्यान रखें इसमें वेरिएशन कितना हुआ है, 4.38। भीलवाड़ा सेंटर की बात करें, 3 सेंटर हमने बताए थे, अलवर की जगह पहले क्या था, अजमेर, अब क्या है, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। इसके अंदर कितना वेरिएशन देखने को मिला, 6.92, और इसमें 6.04। इंडस्ट्रियल वर्कर की हम बात कर रहे हैं, इसी हिसाब से 88 सेंटर पे इसको कैलकुलेट करके पूरी कंट्री के लिए निकाला जाता है, और मंथली बेसिस पे इसको निकाला जाता है। ये हम देख रहे हैं एवरेज इंडेक्स। ईयर वाइज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनरल फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, IW के लिए अगर फिर से पूछो आपसे, तो बेस ईयर कितनी है, 2016। सेंटर कितने हैं, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, और ऑल इंडिया की बात भी यहाँ की गई है। इसमें हमने देखा कि 2022 में इसके अंदर वेरिएशन कितना है, 4.38, 6.92 एंड 6.04। एक इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे अलग ये है कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर इंडिया लेवल पे इसके अंदर कितना वेरिएशन आया पिछले साल से, 5.66%। ठीक है, ये डेटा अलग है यहाँ पे। उसके बाद चलें एग्रीकल्चर लेबर पे। एग्रीकल्चरल लेबर के लिए 1986-87 ये क्या है, बेस ईयर है। आप ऐसे ध्यान रखना, एग्रीकल्चर पुराना सेक्टर है तो इसके लिए पीछे की साल याद रख लें, 1986-87। इसमें राजस्थान के लिए 2 ग्रुप्स हैं, पहला फूड ग्रुप और दूसरा जनरल ग्रुप, और इसी तरह से इंडिया के लिए फूड ग्रुप और जनरल ग्रुप। 2022-23 के अंदर ये डेटा आपको याद नहीं रखना, आप ध्यान यहाँ पे क्या रखें, 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया, फूड ग्रुप और जनरल इंडेक्स, और बेस ईयर 1986-87 इसका AL का रखा गया है। अब बात करें रूरल अर्बन कंबाइंड, जनरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 4 रूरल अर्बन कंबाइंड। ये इसका बेस ईयर क्या है, 2012। तो आपसे फिर से मैं पूछूं कि एग्रीकल्चर लेबर के लिए बेस ईयर कितना है, तो वो है 1986-87। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कितना है, तो वो है 2016। रूरल अर्बन एंड कंबाइंड के लिए कितना है, 2012। यहाँ भी आपको क्या देखना है कि राजस्थान में भी रूरल, अर्बन और कंबाइंड 3 तरह के यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाले जाते हैं जनरल, और ऑल इंडिया लेवल पे भी इसी तरीके से। 2022 के इस डेटा को आपको याद नहीं रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है एग्रीकल्चर एंड एलीड सेक्टर। इसमें आपने जितना भी डेटा आपने देखा अभी तक, इस डेटा में से 1, 2 या 3 क्वेश्चन संभावित हैं, ताकि आप जिस भी तरीके से याद करना चाहें अच्छी तरह से याद हो जाए, फिर रिपीट करें बार बार, इसमें से आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाती है। अब हम चलते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 2 आपके इकोनॉमिक सर्वे का। इसमें हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर सिनेरियो। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमने अभी तक जनरल पढ़ा पूरा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड GSVA क्या है, उसके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ, लैंड होल्डिंग कितनी है, फीमेल लैंड होल्डिंग कितनी है, उसके बाद प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो ये सब हम देखेंगे। इसके साथ में ही अलाइड सेक्टर को देखेंगे। अलाइड सेक्टर क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक्टिविटी प्राइमरीली रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड फॉरेस्ट। तो इसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड हैं। एग्रीकल्चर सिनेरियो बड़ा पार्ट है इसका। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, कोऑपरेटिव, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और हॉर्टिकल्चर, और बाद में कुछ रिलेटेड स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमने जो GSVA पढ़ा था,
CSVA, जिसमें हम देखते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। इसको हम कैसे नापते हैं, एक पाई चार्ट बना लो, मान लो ऐसे। इसमें 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। इसमें अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे देखें, कांस्टेंट प्राइस वो क्या है, 2011-12। कांस्टेंट प्राइस पे अगर देखें तो एग्रीकल्चर का सेक्टर कितना है, क्लास के शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर है 28.50। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वो है 27.76, और सर्विसेज की बात करें तो ये है 40.74। करंट प्राइसेस की बात करें, करंट प्राइसेस में क्या है, इसे आप कह दें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। करंट प्राइसेस पे क्या है, करंट प्राइसेस पे 28.95, इंडस्ट्री 27.31, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ये, 43.74, 43.74, ये दोनों सेम है 43.74, और ये किसके लिए है, करंट प्राइसेस के, तब 22। तो ये आपका एग्रीकल्चर सिनेरियो है। अब देखो ये तो हुआ टोटल जीएसवीए के अंदर एग्रीकल्चर का पार्ट कितना है, मतलब 28.50 कांस्टेंट प्राइस एंड 28.95 एट करंट प्राइस। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले साल के कंपैरिजन में या पिछले 5 साल के कंपैरिजन में कि कितना इंक्रीज हुआ है एग्रीकल्चर का जो शेयर है, इससे पिछले साल भी तो कुछ रहा होगा। ये तो हमने देख लिया कांस्टेंट प्राइस पे 2011-12 पे, ये हमने देख लिया करंट ईयर। इससे पीछे के साल में भी तो कुछ रहा होगा, इससे पीछे के अगर 5 साल की हम बात करें कि यहाँ पे सी यार कितना इंक्रीमेंट, उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि इंडस्ट्री सर्विसेज, ये नहीं देखेंगे, हम देख रहे हैं केवल एग्रीकल्चर के अंदर पिछले साल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, टोटल CAGR कितना रहा। तो ये देखते हैं अभी, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड एंड ग्रोथ रेट एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। देखो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड इंक्रीज फ्रॉम 1.57 लाख करोड़ इन 2018-19, मतलब 2018-19, ये 2018-19 से लेकर 2022-23 में, 2022-23 में 2.09 लाख करोड़ हो गया। ये इसका मतलब ये टोटल अगर हम कंपाउंडेड एवरेज निकालें तो वो कितना है, 7.48%। आप ध्यान रखें, सिंपल भाषा में ऐसा है ये कि कांस्टेंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस, इस वन कांस्टेंट प्राइस पे एग्रीकल्चर के अंदर पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ कितनी हुई है, वो हुई है 7.48%। यही बात मैं आपसे अगर करंट प्राइस पे बोलूं, करंट प्राइसेस GSVA ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इंक्रीज फ्रॉम 2.2 लाख करोड़, दिस वन इज करंट प्राइस, 2.2 लाख करोड़ इन 18-19 to 3.7 लाख 3.79 लाख करोड़ इन 22-23। अब ये इंक्रीमेंट कितना है 28 से 2022-23 तक, ये है 14.33%। अगेन आई रिपीट, GSVA, इंडस्ट्री की बात आएगी तो इंडस्ट्री का भी देखेंगे हम, सर्विसेज की बात आएगी तो उसका भी देखेंगे। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसके अंदर पिछले 5 सालों में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ कितनी रही, वो रही 7.48% ऑन कांस्टेंट प्राइसेस, 14.33% ऑन करंट प्राइस। ठीक है, अब दूसरी बात, ये तो हो गया 5 सालों का, 5 ईयर्स AGR। अगर मैं जस्ट पीछे वाली साल से कंपेयर करूं, एग्रीकल्चर में जस्ट पीछे वाली साल से, मतलब 2021-22 से कितना इंप्रूवमेंट हुआ, तो वो है करंट प्राइसेस पे 13.84% और कांस्टेंट प्राइस पे 5.22%। डेटा बहुत सारा है,
आपने किस तरीके से याद रहता है, यहाँ से डायरेक्टली आप याद कर पा रहे हैं, आप इसे अलग से लिखना चाह रहे हैं। मुझे कुछ भी कहीं भी पूछा जा सकता है, मेंस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए, मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखें, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आराम से एक एक लाइन में लिखने की कोशिश करें कि एग्रीकल्चर में पिछले 5 सालों में इतना इंक्रीमेंट हुआ, पिछले साल के बजाय इतना इंक्रीमेंट हुआ, कॉन्स्टेंट पे इतना है, करंट पे इतना है। ठीक है, पॉइंट से आगे की 2 डिजिट तक आप याद करें। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मान 13.84 है तो 14 याद कर लिया आपने। जीएसडीपी और पर कैपिटा इनकम वो आपको एक्यूरेट याद होना चाहिए बिल्कुल, चाहे पॉइंट के 3 डिजिट तक याद कर लो। बट इसके बाद जो और डिजिट्स हैं, जो नंबर हैं, जो इंडिकेटर हैं, वो चलता है, थोड़ा बहुत आपने राउंड ऑफ कर भी दिया तो। उसके बाद हम आगे आते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है, सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट करंट प्राइसेस। सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, जितने भी हमने अलाइड सेक्टर देखे उसमें इसका कितना कंट्रीब्यूशन है करंट प्राइसेस पे। करंट करंट का मतलब यही हुआ 2022-23। इसमें सबसे मैक्सिमम किसका है, क्रॉप्स का। क्रॉप्स नंबर 1 पे, कि हमारे टोटल एग्रीकल्चर लैंड पे तो प्रोडक्शन हो रहा है, कंट्रीब्यूशन है, वो क्रॉप्स का नंबर 1 पे है। दूसरा, नहीं नहीं, नंबर 1 पे ये है, सॉरी, तरह से पॉइंट्स में डिफ्रेंशिएट आ जाता है। सबसे नंबर 1 पे कौन है, लाइफ स्टॉक्स। लाइफ स्टॉक्स, लाइफ स्टॉक्स फर्स्ट, देन क्रॉप्स। देखो ये 46.00 है, ये 46.41 है। अगर इस तरह से मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, एग्रीकल्चर के अंदर सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका है, आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि लाइफ स्टॉक का है। अब से कैसे भी याद कर लो कि राजस्थान में बारिश कम होती है, मानसून इरेटिक है, इसलिए यहाँ पे जानवरों के पालन पे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इसलिए लाइफ स्टॉक नंबर 1, क्रॉप्स नंबर 2 पे है, देन है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग थर्ड नंबर पे। और लास्ट क्या है, यहाँ पे कोई नदियाँ तो है नहीं रही उस तरीके से, यहाँ पे फिशिंग हो तो फिशिंग पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, खारे पानी की मछलियाँ पालन किया जाता है, तो यहाँ फिशिंग बहुत कम है कंपेरेटिवली, 0.39%। अब हम आगे चलते हैं, सेक्टर वाइज ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर सेक्टर वाइज, अब आप समझ गए होंगे कि ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडिशन क्या होता है। इसका मतलब हमने इंटरमीडिएट जो वैल्यू एडिशन है, इंटरमीडिएट गुड्स को हमने हटा दिया इसके अंदर, किसी एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, प्रोडक्शन के किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे कितने वैल्यू एडिशन हुआ उसको हम इसमें काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, पिछली स्लाइड को याद करें तो सबसे ज़्यादा क्या था, लाइव स्टॉक। दूसरे नंबर पे क्या था, क्रॉप्स कंट्रीब्यूशन में। अब अगर देखें इसके अंदर CAGR, मैक्सिमम पिछले 5 सालों के अंदर, मैक्सिमम पिछले 5 सालों के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ। 5 साल भी नहीं, यहाँ 2011-12 से लेकर 2022-23, ये कॉन्स्टेंट प्राइस लिखा हुआ है 2011-12 से। तो मैक्सिमम आपको सिर्फ केवल ये एक डेटा में याद रख लो, वो है आपका लाइव स्टॉक। क्या याद रखना आपको, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक के अंदर मैक्सिमम SVA एट कॉन्स्टेंट प्राइस, ये आपको ध्यान रखना है। लाइव स्टॉक के अंदर मैक्सिमम सेक्टर वाइज ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन हुआ है एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। और दूसरे नंबर पे क्या है, फिशिंग। दूसरे नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे क्या है, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक के अंदर काफ़ी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 2011-12 से अभी तक। अब हम चलते हैं मानसून के ऊपर। देखो, एग्रीकल्चर इन राजस्थान इज प्राइमरली रेनफेड, मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड है। इरीगेशन का जो शेयर है वो बहुत कम है, डिपेंडेंट ऑन मॉनसून विच इज़ वेरी इरेटिक इन नेचर। हो रहा है, ब्रेक्स में आ रहा है, अभी जो एवरेज रेनफॉल है उससे बहुत कम होता है। ऑल्सो पीरियड ऑफ मानसून जनरली रिमेन शॉर्ट ड्यू टू अनस्टेबल वेदर कंडीशन एंड प्रिकेरियस वाटर रिजीम। फार्मर हैव टू डिपेंड ऑन बोथ रेन, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर भी बहुत जगहों में अब खत्म होने लगा है,
कुएं की जो डेप्थ है वो ज़्यादा बढ़ने लगी है और खारे पानी की समस्या भी यहाँ देखने को मिलती है। द रेनफॉल पैटर्न इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग करंट मानसून सीजन द ऑनसेट ऑफ मानसून वॉज अराइव्ड अर्लियर बाय 5 days। क्या डेट रहती है राजस्थान में मानसून अराइवल की? वो है 15 जून, याद रखें आप। बट इट अराइव्ड ऑन 10 जून। इट कवर्ड द होल स्टेट टिल फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020। एक्चुअल रेनफॉल, जो दो बातें यहाँ पे याद रखने की है। सबसे पहले क्या, 15 जून की यहाँ पे डेट है उनके अराइवल की, और एवरेज रेनफॉल वो क्या है? द एक्चुअल रेनफॉल इन द पीरियड फ्रॉम 1 June to 30 September 2020 द स्टेट वाज 594.20 mm एज कंपेयर टू नॉर्मल रेनफॉल। नॉर्मल ये है, ये ध्यान रखना। नॉर्मल रेनफॉल यहाँ पे कितनी होती है? 430.80 mm, which is 37.93% मोर देन द नॉर्मल। मतलब 2022 के अंदर एक स्टेटमेंट बना के हम देखें, 2022 के अंदर हमारे पास राजस्थान में नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल रिसीव हुई। इतनी ज़्यादा 37%। नॉर्मल रेनफॉल कितनी है? 430.80। कितनी तारीख को यहाँ आ जाता है नॉर्मली? 15 जून। इन राजस्थान ड्यूरिंग द एंटायर मानसून सेशन 2022 देयर हैज़ बीन एबनॉर्मल एक्सेस नॉर्मल रेन्स इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये आपके मानसून के बारे में जानकारी कहाँ लिखी हुई है? इकोनॉमिक सर्वे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है इसका? लैंड यूटिलाइजेशन। हमने पहले देखा कंट्रीब्यूशन, हम देखते हैं इसके लैंड यूज में किस तरह से अरेंज किया गया है। नंबर 1 पे लैंड यूज है एनिमल हस्बेंड्री, के बाद क्रॉप्स हैं, फिर फॉरेस्ट्री है, फिर फिशिंग है। ये बिल्कुल आपको जनरली समझ में आ रहा होगा कि ऐसा ही होता है। एनिमल हस्बेंड्री है पहले, फिर उसके बाद खेती हो रही है, फिर फॉरेस्ट्री है, उसके बाद फिशरीज के लिए लैंड का यूज किया जाता है। द टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ द स्टेट इज, टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ द स्टेट इज 342.89 lakh hectare, 342.89 lakh hectare during the year 2022 and 21। रिपोर्टिंग एरिया क्या होता है? रिपोर्टिंग एरिया वो है जिसकी जो डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल है, कैलकुलेट जिसको किया गया है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग एरिया लैंड यूज स्टेटिस्टिक्स 2020-21 के बारे में क्या है? नेट सोन एरिया पे खेती हो रही है वो है 52.34%। तो हमारे राजस्थान में जितना भी रिपोर्टिंग एरिया है कितना है? 342.89 लाख हेक्टेयर। इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास है, इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। उसका 52.34% किस पे यूज हो रहा है? नेट एरिया सोन। उसके बाद दो और याद रख लो आप, इसमें क्या है? दूसरे नंबर पे कल्चरेबल वेस्ट लैंड, तीसरे नंबर पे क्या है? 10.87 है ना ये। उसके बाद मेरे हिसाब से ये देख पा रहे होंगे 8.08 पे फॉरेस्ट है। तीसरे नंबर पे फॉरेस्ट है। पहले नंबर पे क्या है? नेट क्या ऑन। दूसरे नंबर पे कल्चरेबल वेस्टलैंड। तीसरे पे क्या है? तो आप इस तरीके से याद रख लो, इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ कितना है, बैरन अनकल्चरेबल लैंड कितना है। आप इसमें 3 तक याद रख लो। सबसे पहले है नेट एरिया सोन, दूसरा कल्चरेबल वेस्टलैंड, और तीसरा फॉरेस्ट। अब हम चलते हैं ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स के बारे में। ऑपरेशनल जिनके ऊपर खेती हो रही है। लैंड होल्डिंग्स का मतलब किसके पास कितनी ज़मीन है। ये पढ़ने से पहले एक बार ये देख लो लैंड होल्डिंग किस तरह से डिवाइड हो रखी है। देखो साइज के हिसाब से यहाँ पे लैंड होल्डिंग्स हैं। सबसे पहला होता है मार्जिनल फार्मर, नंबर 1। दूसरा होता है स्मॉल फार्मर, तीसरा है सेमी मीडियम, चौथा है मीडियम, और पांचवा है मार्जिनल। वो है जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, और ऐसे हमारे यहाँ 40% है। इसमें मैक्सिमम इंक्रीमेंट देखने को हमें मिला है। इसका मतलब ज़मीनें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे आगे सक्सेशन होता है ज़मीनों का, उस हिसाब से इसके अंदर चेंज आता है। स्मॉल फार्मर वो हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन है, और वो 22% हमारे यहाँ टोटल ऐसे फार्मर हैं। सेमी मीडियम के पास 2 से 4 हेक्टेयर है, 18% है।
मीडियम के पास 4 से 10 हेक्टेयर, ऐसे 15% है। और जो लार्ज लार्ज फार्मर्स हैं, बड़े किसान हैं, वो हैं 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, वो हमारे पास केवल 5% ही हैं, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिली। मतलब इनमें तो इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक, और यहाँ कमी आ रही है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। तो इस ज़मीन के बंटवारे की वजह से मार्जिनल फार्मर हमारे यहाँ 40% मार्जिनल फार्मर, 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, इसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब हम चलते हैं, जो हम देख रहे थे ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स के बारे में, कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, महिलाओं के पास कितनी ज़मीनें हैं, और जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो कब हुआ था, और अभी कौन सा लेटेस्ट है हमारे पास। देखो ये इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे। एज पर एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16, मतलब इससे पहले कब हुआ था, 2010-11। 2015-16, इससे पहले कब हुआ था, 2010-11। 2000 एग्रीकल्चर सेंसस 2015 से पहले कब हुआ था, 2010। 2015-16, 2010-11, ये बात एक तो ये ध्यान रखो आप। एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 का डेटा हमारे पास लेटेस्ट है, इससे पहले 2010 और 11 में ये हुआ था। 2015-16 के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन द स्टेट 76.55। टोटल नंबर है ये, टोटल नंबर ध्यान रखो, मतलब अगर काउंट करें 1 2 3 खेत, 76.55 खसरा नंबर होता है, किसी खेत जमीन किसी किसान की रजिस्ट्री नाम होती है, उस हिसाब से इसको काउंट करें। 76.55 lakh, whereas it was 68.8 lakh in 2010-11, showing an increase of 11%। 11.14% हमारी टोटल लैंड होल्डिंग 2010-11 की सेंसस से 2015-16 की सेंसस में हमको इंक्रीमेंट देखने को मिला। ये तो होगी टोटल लैंड होल्डिंग, मतलब 1 2 3। अब अगर एरिया की बात करें कि ये टोटल मिला के एरिया कितना है, टोटल एरिया अंडर लैंड होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड टू 208.73 लाख हेक्टेयर, इतना कम हो गया 2015-16 में 2010-11 कंपैरिजन में। कितना डिक्रीज हुआ ये, 1.24%। यहाँ पे क्या याद रखें आप, टोटल लैंड होल्डिंग ये तो इंक्रीज हुई है, टोटल एरिया अंडर लैंड होल्डिंग डिक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं फीमेल ऑपरेशनल लैंड एज पर सेंसस 2015-16, टोटल कितना था, 7.75, वेरेस वॉज 5. ये बहुत अच्छा इंडिकेटर देखने को मिलता है अपने को। वो क्या है कि फीमेल लैंड होल्डिंग 41.94% बढ़ी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी या कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं कि महिला के नाम जमीन होगी, उन सब कारणों की वजह से 41.94% बढ़ी है। टोटल लैंड होल्डिंग कितना हुआ, अब टोटल एरिया अंडर फीमेल लैंड होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड। यहाँ पे क्या था, डिक्रीज्ड, यहाँ कितना है, इंक्रीज। 2015-16 के कंपैरिजन में, 2015-16 में 2010-11 के कंपैरिजन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 24.4%। क्या होगा, टोटल has been increased in total area under land hold female has also increased। यहाँ परसेंट भी आप देख लो, 1.24%, 24 इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, कितना प्रोडक्शन एग्रीकल्चर। देखो भाई, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द स्टेट इज 253.99, मतलब 254 लाख टन। ये हमारा टोटल फूड प्रोडक्शन है, विच इज ऑफ
9.7%, 9.7% इंक्रीज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ये मत याद रखो कितना है, ठीक, इतना है अभी और इतना बढ़ा है। दो तरह से आप इनको फसलों को बांट सकते हैं, पहला खरीफ और रबी। सर्दी की फसलें वो ये रबी, गर्मी की फसलों को खरीफ। ग्रेन प्रोडक्शन इन द ईयर 22 and 23 is expected to be at the level of 98। पिछले साल के कंपेरिजन में कितना इंक्रीमेंट है ये, 14.17। रबी फूड्स 2022-23 is expected to be, ये इंक्रीज कितना है 7 में। डेटा मत याद रखो, इसमें इंक्रीमेंट देख लो, खरीफ और रबी दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर इस तरह से लिख, ये 9.7 है ना, इस तरह से खरीफ के अंदर कितना है, ये डेटा काम का। अब हम देख लेते हैं खरीफ और रबी के अंदर अलग अलग फसलों का एरिया और प्रोडक्शन कितना है। देखो क्रॉप्स को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, सीरियल्स हैं इसके अंदर खरीफ रबी, पल्सेस हैं इसके अंदर खरीफ रबी, इन दोनों का टोटल ए और बी का फूड ग्रेन्स खरीफ और रबी में। फिर ऑयल सीड्स हैं इसमें भी खरीफ और रबी, फिर शुगर केन है, कॉटन है। 2022-23 सीरियल्स हैं 206, 47.42, 253.99 मतलब 400, 2.18, 25.53। अब इसमें काम की बात क्या है, याद क्या रखना है, सबसे पहले मैक्सिमम कितना किसका है, मैक्सिमम है फूड ग्रेन्स। दूसरा नंबर किसका है, फूड ग्रेन्स के अंदर ही, ये तो इन दोनों का टोटल है, तो याद मत रखो, केवल ये देख लो कि नंबर 1 पे क्या है फूड ग्रेन्स, दूसरे नंबर पे क्या है ऑयल सीड्स, दूसरे नंबर पे क्या है ऑयल सीड, और तीसरे नंबर पे क्या है कॉटन, फोर्थ पे क्या है शुगर केन। शुगर केन का टोटल कितना है 2.18 लाख टन, 2.18 को काउंट करते हैं बाले में, ALA, तो 174 किलो के आसपास टोटल होता है ये एक बाले। इस तरह से ये ध्यान में रखना, आपको ये देखना है नंबर 1 पे है फूड ग्रेन, दूसरे नंबर पे है ऑयल सीड, मस्टर्ड वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं अपन हमारे पास, और उसके बाद है शुगर केन, और फिर उसके बाद है कॉटन, और फिर शुगर केन फोर्थ नंबर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फूड ग्रेन नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे है ऑयल सीड्स, तीसरे नंबर पे है कॉटन, चौथे नंबर पे पानी की कमी की वजह से शुगर केन है, क्योंकि गन्ने को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं कंपैरेटिव स्टेट्स इन मेजर क्रॉप प्रोडक्शन, कि हमारे राजस्थान की रैंकिंग कितनी है इस पर्टिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए। देखो तो अगर हम ऐसे कर लें, बाजरा के अंदर राजस्थान की फर्स्ट पोजीशन है, और ये फर्स्ट सेकंड महाराष्ट्र का भी फर्स्ट पे, इस तरह से रहता है। बाजरा में नंबर 1, रेपसीड एंड मस्टर्ड के अंदर राजस्थान नंबर 1, न्यूट्री सीरियल्स के अंदर राजस्थान नंबर 1, टोटल ऑयल सीड्स के अंदर राजस्थान नंबर 1, और ग्वार के अंदर, ये तो हैं जिसके अंदर राजस्थान की फर्स्ट। कंट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इन परसेंट अगर देखें तो ग्वार हमारे यहाँ 84.6% पूरे इंडिया का। कुछ सालों पहले इस तरह से हुआ था कि ग्वार कुछ एक्सपोर्ट किसी कारण से बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो राजस्थान के अंदर ग्वार के जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और इसमें ट्रेड भी करने लग गए थे लोग। बाजरा का देखें तो 41.7%, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है ये, पूरे 28 स्टेट के अंदर एक स्टेट आपको 41.7% प्रोडक्शन दे रहा है। रेपसीड एंड मस्टर्ड, तो सरसों है हमारे यहाँ, सरसों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मील्स लगी हुई हैं, सरसों का तेल यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, बाकी हमारे डोमेस्टिक यूज़ के भी काम आता है। न्यूट्रीसीयल 16.30%, और ये यहाँ पे ऑयल सीड्स में हमारा कितना पार्टिसिपेशन है 22.00। तो आप ध्यान रखें ग्वार के अंदर हमारा 84.60% ऑल ओवर इंडिया
उसके बाद हमारा मैक्सिमम किसके अंदर है, रेपसीड एंड मस्टर्ड। ये नंबर 1 पे सारा। उसके बाद अगर देखें हम नंबर 2 पे, सेकंड पोजीशन राजस्थान की कहाँ है, टोटल पल्सेस में, ग्राउंड नट्स में, मूंगफलियाँ यहाँ पे बहुत होती हैं। ये हमारा 16.75% और 18.91% हमारा कंट्रीब्यूशन है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तीसरे नंबर पे हम देखें, तीसरे नंबर पे क्या है राजस्थान में, तीसरे नंबर पे ग्राम, जो चना आपका है, ज्वार और सोयाबीन, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 12.5। और इस तरीके से आप याद रखें इसको। नंबर 1 पे कौन है तो पक्का ही पता होना चाहिए, सेकंड और थर्ड भी आप याद रखें। और मैक्सिमम अगर कोई पूछे कि किस क्रॉप में हमारा इंडिया के अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है तो वो है ज्वार में, 84 अब हम आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर के क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर के क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में देखो, मेजर क्रॉप ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितनी है हमारे पे, 10। देयर आर 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। और इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में मेजर क्रॉप कौन से होते हैं, मेजर क्रॉप भी कैसे डिवाइड कर रखे हैं, खरीफ कौन सा है और रबी कौन सा है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है उसमें 61% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आता है, और वो डेजर्ट है, सेमी डेजर्ट है, डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, अरावली के उस साइड का मामला है पूरा। साउथ ईस्टर्न रीजन के पास पानी ठीक है, 39% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया और फर्टाइल है। इस तरह से हम देखें तो टोटल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के उस पे बेसिस पे डिवाइड करके रखा है। जोन का नाम ये है, इसके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं और मेजर क्रॉप्स ये हैं। इसमें मुझे लगता नहीं कि आपसे मेजर क्रॉप्स वगैरह पूछे जाएंगे, फिर भी एक बार देख लीजिएगा आप। एरिड वेस्टर्न प्लेन, एआई, एरिड वेस्टर्न प्लेन के अंदर बाड़मेर जोधपुर आते हैं। ओबियसली यहाँ पे इस तरह के क्रॉप्स होंगे जो पानी की बहुत कमी, मतलब कम पानी में भी उनका प्रोडक्शन हो जाता है। कल्टीवेशन बाजरा, मोठ और सीसमम। और इसमें रबी में है वीट, मस्टर्ड और कमिन सीड। इस तरह से पूरा डेटा मुझे लगता नहीं है पूछा जाएगा और आपको याद भी वही। मेन मेन बात यहाँ पे क्या ध्यान रख लो आप, में 10 क्लाइमेटिक जोन है और उसमें से नाम भी एक बार इनका देख लो। इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन है, हाइपर एरिड पार्शियल इंटीग्रेटेड वेस्टर्न प्लेन है, ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन, फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन, सेमी ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स, ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स, ह्यूमिड सदर्न ईस्टर्न। इस तरह से यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है, 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। और इसके अंदर ये मेजर क्रॉप्स हैं खरीफ और रबी। अब हम आगे चलते हैं एग्रीकल्चर बजट के बारे में। एग्रीकल्चर बजट देखो, 2022-23 पहली बार ऐसा हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट सेपरेट एग्रीकल्चर बजट हैज बीन प्रिंटेड विद थॉट ऑफ, क्या नारा था, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। फॉर द ईयर 2022-23 टोटल एग्रीकल्चर बजट प्रोविजन वॉज, ये डेटा आप याद रख सकते हैं, 78,938.68 करोड़ रुपीस आर एलोकेटेड फॉर द एग्रीकल्चर। और ये किस किस हेड में डिवाइड किया गया, ये आपके सामने है, एग्रीकल्चर बजट 2022 एंड 3। इसमें सबसे बड़ा प्रोविजन किसके पास है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज, एग्रीकल्चर सब्सिडीज 31.83%। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, फॉर द फर्स्ट टाइम इज अ सेपरेट एग्रीकल्चर बजट। एग्रीकल्चर बजट में किस हेड में चीज़ें डिवाइड की गई ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 पे है एग्रीकल्चर में सब्सिडीज, फर्टिलाइजर हो या कोई और। दूसरा एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड लोन 25.68% दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पे है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। चौथे पे है रिस्क मैनेजमेंट। फिर सोशल सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग 3.81%। इसको हम देखेंगे लास्ट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है। फिर एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट, ये है 1.25%, बहुत ही कम।
और अदर एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ के लिए 1.07%। तो ध्यान क्या रखना है, एग्रीकल्चर सब्सिडी के लिए सबसे ज़्यादा, एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए दूसरे नंबर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे तीसरे नंबर पे और रिस्क मैनेजमेंट फोर्थ नंबर पे। क्या आप टेबल की फॉर्म में देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। एग्रीकल्चर सब्सिडी 37.81%, 83% हमने देखा अभी। क्या आप यहाँ से लगभग 5 तो आप देख ही लो, एग्रीकल्चर सब्सिडी, क्रेडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिस्क, सोशल सिक्योरिटी, कितना है वो ध्यान नहीं रखना है, टोटल देख लो 78,938.6%। एग्रीकल्चर बजट 2022, ये इसका एलोकेशन। अब हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेसिक इंडिकेटर देख चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे मेजर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दैट टू द नेक्स्ट क्लास। अभी तक जो पढ़ा हमने तो रिवाइज करो। थैंक यू ऑल। बार बार रिवाइज करो तब ये डेटा याद रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।